बीजेपी के सभी 7 मोर्चे देश भर में करेंगे बड़े सम्मेलन। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। तो बीजेपी अध्यक्ष नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। आज से 2 दिन के गुजरात के दौरे पर अरविंद केजरीवाल पंजाब सीएम भगवंत मान के साथ भरूच में करेंगे रैली। जेल में बंद आप विधायक से भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन आज राप्तीनगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में होंगे शामिल। रामलला के लिए ससुराल से आए 5,000 उपहार, इनमें चांदी के खड़ाऊ जेवरात शामिल। 450 किलोमीटर दूर मिथिला से 500 लोग पहुंचे अयोध्या। राजस्थान में फिर इंटरनेट बंद करने का फैसला। असिस्टेंट प्रोफेसर, पीटीआई और लाइब्रेरियन एग्जाम 2023 आज। डिजिटल पेमेंट नहीं होने से होगी परेशानी। यूपी राजस्थान में तापमान 10 डिग्री से कम रहने की आशंका। हिमाचल, दिल्ली समेत 14 राज्यों में घना कोहरा। यूपी में 8वीं तक के स्कूल 10 जनवरी तक बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बीजेपी अध्यक्ष आज जेपी नड्डा जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचेंगे और 1 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। भाजपा अध्यक्ष लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार करेंगे रणनीति और 1 दिवसीय दौरे पर जाएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करेंगे, तो लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार करेंगे रणनीति और 1 दिवसीय दौरे पर जाएंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। आज भाजपा अध्यक्ष का दौरा होगा और जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 1 दिवसीय दौरे पर जाएंगे भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और बीजेपी अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा का आज दौरा होगा। 1 दिवसीय दौरे पर जाएंगे भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार करेंगे रणनीति, तो लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करेंगे और 1 दिवसीय दौरे पर जाएंगे भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा। बड़ी जानकारी आपको बता दें। बीजेपी के अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा का आज जम्मू कश्मीर का दौरा है। प्रवेश शर्मा हमारे साथ में इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए जुड़ चुके। प्रवेश, आज 1 दिवसीय दौरे पर भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, पूरी जानकारी क्या है? क्योंकि बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई रणनीतियां हैं जो बनाई जानी है और इस सब के लिहाज से उनका यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपको बता दूं कि जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं। अभी हाल में हमने देखा था कि वो हरियाणा के दौरा करके आए थे और अब वो आज जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीधे तौर पर मैं कहूं तो लोकसभा की जो सीटें हैं उनको लेकर उम्मीदवारों की तय कर रहे हैं, चर्चा करनी है। आज वो जम्मू पहुंच रहे हैं। सबसे पहले जम्मू के जो ऐतिहासिक मंदिर है रघुनाथ मंदिर, वहां पर दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद वो वहां से सीधा, मैं आपको बता दूं, जम्मू के पार्टी ऑफिस पहुंचेंगे और वहां पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना, उनके साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा तरुण चुग जो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं वो भी वहां पर मौजूद होंगे। और बताया जा रहा है कि जो लोकसभा की जो सीटें हैं उसको लेकर उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा करनी है और साफ तौर पर एक रणनीति बनानी है जिसमें लोकसभा 2024 का जो चुनाव है उस पर नजर रखेंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर अहम बैठक बताया जा रहा है होनी है। इसके साथ ही देखिए कई जगहों पर बताया जा रहा है कि जो दिग्गज हैं वो भी पहुंच सकते हैं इस बैठक में, जो स्थानीय पार्टी से जुड़े अहम लोग हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी ओर से क्या कुछ मुद्दे इस बैठक में रखे जाते हैं, देखना भी बहुत अहम होगा। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात जो सूत्रों के हवाले से निकल कर ये आ रही है कि आज जेपी नड्डा जब ये दौरा कर लेंगे और चर्चा कर लेंगे और उसके बाद जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं उनके नामों की चर्चा हो जाएगी, तो उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी एक बार जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर का जो फेमस जगह है लाल चौक, जो हमेशा विवादों में घिरा रहा है। कभी एक समय था वहां पर कभी झंडा भी नहीं फहराया जाता था, लेकिन आज सब चीजें जो है स्वाभाविक रूप से हो रही है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री एक संदेश देने के लिए वहां पर फिर से पहुंचेंगे और आज जब ये पूरी चर्चा हो जाएगी तो एक
रूपरेखा तैयार हो जाएगी, जिसमें जम्मू कश्मीर को फोकस करके जो लोकसभा की जो सीटें हैं उसको लेकर चर्चा हो जाएगी, और जो उम्मीदवार है जिनको चुनाव लड़ाना है उनके नाम भी तय हो जाएंगे। जी। बिल्कुल, साफ तौर पर उनके नाम भी सामने आ जाएंगे। शुक्रिया आपका प्रवेश हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक दिवसीय दौरे पर जाएंगे भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा। उनका ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ेंगी खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है। दिल्ली में बढ़ती ठंड को देखते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। ठंड के चलते दिल्ली में स्कूल अब बंद रहेंगे और दिल्ली में नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक के स्कूल बंद रहेंगे। छात्रों के लिए स्कूल अगले 5 दिनों तक के लिए बंद रहने की बात कही गई है। तो यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अगले 5 दिनों के लिए स्कूल बंद रहने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सभी स्कूलों के बंद रहने की बात सामने आई है। बढ़ती ठंड को देखते हुए ये कदम उठाया गया है और बढ़ती ठंड को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाए जाने की बात सामने आई। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। और ठंड के चलते दिल्ली में सभी स्कूलों के बंद रहने की बात सामने आई है। दिल्ली में नर्सरी से कक्षा 5 तक के स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली में नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक के स्कूल बंद रहेंगे। ये बड़ी खबर दिल्ली में बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी गई है। ठंड के चलते दिल्ली में स्कूल बंद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर। नर्सरी से कक्षा 5 तक के स्कूल बंद रहेंगे और छात्रों के लिए स्कूल अगले 5 दिनों तक बंद रहेंगे। साफ तौर पर शिक्षा मंत्री आतिशी की ओर से सारी बड़ी बातें कही गई हैं। और दिल्ली से इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में प्रवीण जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं। प्रवीण, दिल्ली में हम देख पा रहे हैं कि बढ़ती हुई ठंड को लेकर बच्चों को राहत दी गई है, स्कूलों में छुट्टी बोली गई है। बताया जा रहा है कक्षा 5 तक के सभी स्कूल 5 दिनों के लिए बंद रहने की बात सामने आई है। जी मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर ठंड का माहौल बढ़ता हुआ जा रहा है, कोहरे का माहौल बढ़ता हुआ जा रहा है, सुबह सुबह बच्चों को उठने में दिक्कत होने लगी है और प्रदूषण की वजह से यहाँ पे कोहरा बहुत ज्यादा पिछले 2-3 दिनों से रहा है। और जिस तरीके से मैं बता दूं आपको कि जब पिछले 2023 के अंदर पहले छुट्टियां जो पड़ा करती थी, वो स्कूलों की छुट्टियां 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक की पड़ा करती थी, लेकिन इस बार सर्दी को देखते हुए यहाँ पे छुट्टियों को बढ़ाने की जगह कम कर दिया गया है। पहले जो निर्देश आए थे आतिशी जी की तरफ से, उन्होंने ये कहा था कि 1 तारीख से 10 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन अब वो फैसला हटाकर कल पे टाल दिया गया है, यानी कि 8 तारीख पे टाल दिया गया है। कल सोमवार को फिर एक मीटिंग होगी जिसमें साफ तौर से किया जाएगा कि 10 तारीख तक छुट्टियां रहेंगी या 15 तारीख तक छुट्टियां रहेंगी। फिलहाल जो स्कूलों की स्थिति है उनमें बच्चों को ठंड को देखते हुए बच्चों के लिए 6 तारीख तक का टाइम दिया गया था और कल से स्कूल फिर दोबारा से खुल जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ठंड के चलते स्कूल बंद रहेंगे दिल्ली में और शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक्स पर पोस्ट कर उस बात की जानकारी दी है। दिल्ली में बढ़ते हुए ठंड को देखते हुए एक्स पर पोस्ट किया गया है और सभी स्कूलों के बंद रहने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर लखनऊ से, जहां सपा ने शुरू की आगामी चुनाव की तैयारी। तो आने वाले चुनाव की तैयारी समाजवादी पार्टी की ओर से शुरू कर दी है और सपा ने पार्टी प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू की। इंडिया गठबंधन में शामिल अखिलेश यादव ने शुरू की प्रक्रिया। गठबंधन के बिना सपा धीरे धीरे तय कर रही प्रत्याशी और नेताओं को चुनावी मैदान में जुटने के निर्देश दे दिए गए हैं। गाजीपुर से अफजाल अंसारी को लड़ा सकती है सपा और फतेहपुर से नरेश उत्तम, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, रायबरेली अमेठी पर कांग्रेस प्रत्याशियों को समर्थन देगी और कांग्रेस को 7 सीटें देना चाहती है समाजवादी पार्टी।
वहीं कन्नौज से अखिलेश यादव और मैनपुरी से डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी। तो यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सीटों को लेकर अब काफी हद तक अंतिम नाम जो है वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। और कांग्रेस 2009 के फॉर्मूले के हिसाब से 25 सीटों की मांग को लेकर बताया जा रहा है, अपनी बात कह रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से जो कहा जा रहा है वो बेहद अहम नजर आ रहा है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। कन्नौज से अखिलेश यादव और मैनपुरी से डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी। लखनऊ से खबर, सपा ने आगामी चुनाव की तैयारियों को बेहद तेजी के साथ में शुरू कर दिया है और पार्टी प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी समाजवादी पार्टी की ओर से शुरू कर दी गई है और इंडिया गठबंधन में शामिल अखिलेश यादव ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर एक तरफ बैठकें अभी होनी है, लेकिन दूसरी ओर समाजवादी पार्टी है जो अपनी पार्टी को लेकर काफी हद तक साफ नजर आ रही है, अपनी सीटों को लेकर काफी हद तक साफ नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस भी 2009 के फॉर्मूले के लिहाज से 25 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है, आपको लग रहा है सीट शेयरिंग पर बात बनेगी और जो सपा की प्लानिंग है वो पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन में उसको समर्थन मिल पाएगा, आपसे सहमति बन पाएगी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में शामिल अखिलेश यादव ने जो प्रत्याशियों के चयन की शुरुआत की है वो बहुत पहले से ही शुरुआत कर दी थी। लगभग जो माना जा रहा है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव खुद मैदान में उतरेंगे, इसके साथ साथ डिंपल यादव वो मैदान में उतरती नजर आएंगी, साथ ही साथ शिवपाल यादव, अक्षय प्रताप सिंह, धर्मेंद्र प्रताप सिंह, ये जो नाम है इन नामों पर पहले ही मुहर लग चुकी है। यानी कि आधे से ज्यादा जो सीटें हैं वो शेयरिंग को लेकर उन्होंने अपने जो उम्मीदवार की लिस्ट है वो धीरे धीरे घोषित करते चले जा रहे हैं। यानी कि अगर हम गाजीपुर की सीट की बात कर ले तो वहां पर भी अब लगातार जो है अपने उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। साथ ही साथ क्योंकि अफजल अंसारी हैं, गाजीपुर में पिछली बार चुनाव लड़े थे और इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि उनको चुनाव में टिकट मिलेगा, वो लड़ेंगे। साथ साथ अम्बेडकर नगर की अगर बात करते हैं तो लालजी वर्मा जो बसपा के कभी बड़े चेहरे हुआ करते थे वो पार्टी का दामन थामे हैं समाजवादी पार्टी का, तो उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी है। साथ ही साथ अगर बात करें तो नरेश उत्तम है जो फतेहपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही साथ रायबरेली और कांग्रेस के प्रत्याशी पर मुहर लग सकती है। यानी कि जो माना जा रहा है कि लगभग 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को समाजवादी पार्टी देने वाली है, तो उन्हीं 7 सीटों पर कांग्रेस को गुजारा करना होगा। यानी कि वो 7 सीटें काफी महत्वपूर्ण होंगी जो 7 सीटें अखिलेश यादव कांग्रेस को देंगे। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन को लेकर के जो सीटों के बंटवारे की अगर हम बात करते हैं तो लगातार उस पर जो है तेजी दिखाई जा रही है। समाजवादी पार्टी अपने धीरे धीरे अपने उम्मीदवारों के चेहरे को शामिल कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो सीट बंटवारे का मंथन होगा उसमें कहीं ना कहीं अभी विलंब होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कहीं ना कहीं कुछ विलंब जरूर नजर आ रहा है और अभी आगामी चुनाव की तैयारियां देखिए शुरू कर दी गई हैं। ऐसे में देखना होगा समाजवादी पार्टी किस तरीके से अपनी जो चीजें हैं वो ठीक कर पाती है। लेकिन संदीप, अहम यह भी है कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी आश्वस्त नजर आती है और मुख्य रूप से सबसे आगे उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टी के तौर पर देखी भी जा रही है और कांग्रेस और सपा के बीच ही कहीं ना कहीं तालमेल जो है वो बिठाना है। हालांकि कांग्रेस की जो सीटें रही हैं जैसे कि रायबरेली हो, अमेठी हो, इन सब को लेकर समाजवादी पार्टी ने तो कह दिया कि हम समर्थन देंगे, लेकिन कांग्रेस का रुख उस तरीके का नजर नहीं आ रहा है। तो क्या लग रहा है कि क्या सीटों को लेकर कोई बन सकता है? और साथ ही गाजीपुर से जिस तरीके से नाम सामने आ रहा है अफजल अंसारी का, इसको लेकर क्या कंफर्मेशन अभी तक कोई सामने आया है?
देखिए, आपको बता दें कि अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को नई कमान मिली थी, उसके बाद से ही लगातार जो है उन्होंने साफ कर दिया था कि 80 की 80 सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी तैयारी करेगी। यानी कि अब अगर दूसरी अगर बात करते हैं कि इंडिया गठबंधन को लेकर के जो चर्चाएं होंगी, उन चर्चाओं पर भी मोहर लगनी तय है। यानी कि साफ है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को लेकर के जिस तरीके से गठबंधन होना है, उसमें कहीं न कहीं दरार देखने को मिल रही है। यानी कि 80-80 सीटों पर कांग्रेस तैयारी कर रही है। साथ ही साथ में अगर अखिलेश यादव की अगर हम बात करते हैं तो वो लगातार अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। चाहे हम रायबरेली की बात कर ले, अमेठी की बात कर ले, तो ऐसी जगहों पर कांग्रेस को उतरना होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ में अगर हम ये भी जान लें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने गाजीपुर सीट हो या फतेहपुर सीट हो या तो फिर कन्नौज हो, तो बहुत सी सीटें हैं जिन सीटों को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी जो मंथन, समाजवादी पार्टी जो मंथन करना शुरू कर दी है, तो ऐसे में पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतारने में लगी हुई है। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव अगर कांग्रेस को सीटें देते हैं, तो ये सीटें 7 सीटों से बढ़कर के ही मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। लेकिन अभी मंथन तेज है, कहीं ना कहीं बात अगर बनती है कितनी सीटें मिलती है कांग्रेस को, ये महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि कितनी सीटों पर बात बन पाती है। शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल उस वक्त क्या अहम खबर आपको हम बता दें। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे, लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मेरठ से खबर आपको हम बताते हैं, जहां दलित पार्षद की पिटाई के मामले में पूर्व मंत्री मुकेश सिद्धार्थ ने की आपत्तिजनक टिप्पणी। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी। कलेक्ट्रेट पर हुई महापंचायत में दिया था बयान। बोले अगर सोमेंद्र तोमर की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उन्हें जिंदा जलाया जाएगा। और विवादित बयान को लेकर मुकदमा दर्ज। कुल 9 धाराओं में किया गया मुकदमा दर्ज। और इस बीच एक और अहम जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर कलेक्ट्रेट पर हुई महापंचायत में बयान दिए जाने की बात सामने आई है। और उन्होंने बोला कि अगर सोमेंद्र तोमर की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उन्हें जिंदा जलाया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कुल 9 धाराओं में मुकदमा दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महापंचायत में बयान दिया। बोले अगर सोमेंद्र तोमर की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उन्हें जिंदा जलाया जाएगा। विवादित बयान को लेकर मुकदमा दर्ज। कुल 9 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पूर्व मंत्री मुकेश के बयान से सपा ने भी किनारा किया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सपा भी इस बयान से किनारा करते हुए नजर आई है। और आज इस वाले मामले में जिलाधिकारी, एसएसपी और अन्य अधिकारी बिल्कुल सुन नहीं रहे, बहरे हो गए। मैं तो दुआ करता हूँ ये परमानेंटली बहरे हो जाए, इनकी औलाद में बहरे हो जाए। दूसरी बात ये, और 10 तारीख 3 दिन बीच में ये 3 दिन कार्रवाई करें, मुकदमा कायम करें, सोमेंद्र तोमर को गिरफ्तार करें, धर्मेंद्र भारद्वाज गिरफ्तार करें। अगर गिरफ्तार नहीं किया भाइयों तो आप लाठी खाने के लिए तैयार हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में मेरठ से हमारे संवाददाता राजू शर्मा जुड़ चुके हैं। राजू, पूरे मामले में जो बयान सामने आया है वो हैरान कर देने वाला है। हालांकि सपा ने इस बयान से किनारा कर लिया है। क्या है पूरी जानकारी आपके पास? हाँ बिल्कुल, देखिए गरिमा, मैं आपको बता दूं कि दलित पार्षद की पिटाई के मामले में कल कलेक्ट्रेट पर दलित महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें तमाम दलितों के जो नेता थे वो भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान सपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे मुकेश सिद्धार्थ ने एक विवादित बयान दे दिया। पहले तो अधिकारियों को लेकर टिप्पणी की, उसके बाद ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर को लेकर विवादित बयान दे दिया। साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि अगर 10 तारीख तक प्रशासन ने गिरफ्तारी नहीं की राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर और एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज की, तो उनको जिंदा जला दिया जाएगा, उनके घर में भी आग लगा दी जाएगी और जरूरत पड़ी तो शहर में भी
आग लगा दी जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर जो मुकेश सिद्धार्थ है पूर्व मंत्री सपा के, वो कहीं ना कहीं सोमेंद्र तोमर के विरुद्ध आक्रोशित नजर आए, विवादित बयान देते हुए नजर आए। जिस तरीके से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद मेरठ के सिविल लाइन थाने में पूर्व मंत्री मुकेश सिद्धार्थ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 9 विभिन्न धाराओं में ये पूरा मुकदमा दर्ज किया गया है। जब ये सोशल मीडिया पर पूरा मामला वायरल हुआ तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से सपा ने भी किनारा कर लिया। मुकेश सिद्धार्थ के बयान को लेकर साफ तौर पर एक पत्र जारी किया गया सपा की ओर से, और कहा गया है कि जो बयान दिया गया है उससे सपा का कोई लेना देना नहीं है और उन्हें भी पार्टी से निलंबित करने की बात पत्र में कही गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से विवादित बयान पूर्व मंत्री मुकेश सिद्धार्थ ने राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर के विरुद्ध दिया है, उससे कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ने की जो अंदेशा था वो लग रहा था। वहीं इस पूरे मामले में देर रात सर्किट हाउस में दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता भी करा दिया गया। पिछले लगभग 1 सप्ताह से अधिक समय से ये पूरा मामला चल रहा था। बीजेपी पार्षद बसपा पार्षदों पर आरोप लगा रहे थे अभद्रता करने का, और बसपा के जो पार्षद है वो ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर और एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज पर मारपीट का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग कर रहे थे। हालांकि जिला प्रशासन ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन जो दलित पार्षद है बीएसपी के, वो गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े हुए थे और कल इस पूरे मामले में कलेक्ट्रेट पर दलित महापंचायत बुलाई गई थी, जिस दौरान ये पूरा विवादित जो बयान है पूर्व मंत्री मुकेश सिद्धार्थ द्वारा दिया गया और उनके खिलाफ कल मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। गरिमा, शुक्रिया आपका राजू हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो पूर्व मंत्री की ओर से आपको बता दें कि इस बयान को लेकर सपा ने किनारा कर लिया है। मेरठ में दलित पार्षद के पिटाई का पूरा मामला था। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम कानपुर से बताते हैं। इस बीच कानपुर से एक अहम जानकारी सामने आ रही है। कारोबारी के घर करोड़ों की चोरी का मामला सामने आया है। और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक बांग्लादेशी को चोरी के मामले में उठाया गया है। कानपुर से खबर आपको हम बता रहे हैं। चोरी का ये पूरा मामला है। देहरादून पुलिस ने कल्याणपुर से लोगों को उठाया है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें। और एक बांग्लादेशी को चोरी के मामले में उठाए जाने की बात सामने आई है। कानपुर से अहम खबर। तेल कारोबारी के घर में 3 करोड़ की चोरी हुई थी और कारोबारी के घर पर करोड़ों की चोरी का ये पूरा मामला। कानपुर से आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मामले को लेकर कानपुर में छापेमारी की बात सामने आई। और देहरादून से खबर। पुलिस ने कल्याणपुर से लोगों को उठाया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित शर्मा जुड़ चुके हैं। अमित, तो तेल कारोबारी के घर में 3 करोड़ की चोरी हुई थी। बताया जा रहा है कि अब कानपुर पुलिस ने कुछ लोगों को उठाया भी है। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 लोगों को उठाया, जिसमें एक ज्वेलर्स के व्यापारी हैं गोविंद, उनको उठाया गया है देर रात, और साथ ही उसके एक साथी हैं रमजान, जो बांग्लादेशी मूल रूप से निवासी हैं और लंबे समय से कानपुर में रह रहे थे। उनको पुलिस ने उठा लिया है। हालांकि जब पुलिस से इससे पुष्टि की गई तो पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है। देहरादून के बड़े तेल कारोबारी हैं, उनके घर में करोड़ों की चोरी हुई थी। बताया जा रहा है लगभग 3 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी। तो देर रात देहरादून की मसूरी थाना से पुलिस कानपुर पहुंची थी और कल्याणपुर पुलिस के साथ मिलकर इन 2 लोगों को पुलिस ने उठाया था। इनसे एक टीम जांच भी कर रही है, जिससे मामले में पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो कानपुर से खबर। कारोबारी के घर करोड़ों की चोरी का ये पूरा मामला है और मामले को लेकर कानपुर में छापेमारी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और पुलिस की ओर से एक्शन में कई लोगों को उठाए जाने की भी बात सामने आई। छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। फर्रुखाबाद से खबर आपको हम बताते हैं, जहां भाजपा सांसद ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। गोमती नगर जयपुर एक्सप्रेस को दिखाई है हरी झंडी और ट्रेन पर चढ़ते समय युवक का फिसला पैर। ट्रेन के नीचे आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। काम की तलाश में जयपुर जा रहा था युवक और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कोतवाली कामगंज क्षेत्र के रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। ट्रेन के नीचे आने से युवक की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां कोतवाली कामगंज क्षेत्र के रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला है। तो कोतवाली कामगंज क्षेत्र के रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला है। फर्रुखाबाद से खबर, भाजपा सांसद ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। तो भाजपा सांसद ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। गोमती नगर जयपुर एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाए जाने की बात सामने आई है। कहाँ के रहने वाली हो? इनायत नगर। अच्छा, आप लोग कहाँ जा रहे थे कल? जयपुर। कौन कौन तो साथ तुम्हारे? मैं और वो लड़का साथ में था। क्या नाम उसका है? उपेंद्र। अच्छा, तो कै बजे ट्रेन पकड़ने आए थे? यहाँ से 10:36 का टाइम दिखा रहा था, तो हम 8 बजे आ गए थे। ठीक है। 2 घंटे पहले, इसीलिए जब ट्रेन रुकी तो 2 मिनट रुकी तो हम पहुँच तो गए टाइम से, यानी कि जनरल तक। तो वहाँ से जब चढ़े तो वहाँ तब तो बंद थी ट्रेन। मैं चढ़ गया, उसके बाद ट्रेन ने धचका लिया। जब तक वो चढ़ नहीं पाया उसका, जब तक वो चढ़ा उसका ये पैर है जो प्लेटफार्म की साइड दीवार में कचुआ रगड़ गया और तो ही वो गिर पड़ा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि सिंगर जुड़ चुके हैं। ऋषि, बताया जा रहा है कि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई, उस दौरान ही एक युवक ट्रेन पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था, हालांकि उसका पैर फिसला और उसकी जान चली गई है। क्या है और जानकारी आपके पास? बिल्कुल, ये गोमती नगर एक्सप्रेस है, इसकी पहली बार उसका ठहराव शुरू हुआ था। जोरदार स्वागत के साथ उसे हरी झंडी दिखाई। भाजपा सांसद मुकेश राठौर उसको हरी झंडी दिखाई। झंडी दिखाने के बाद ट्रेन चलती। उसी समय काम की तलाश में जयपुर जाने वाला युवक है भूपेंद्र, वो चलती ट्रेन चढ़ा, उसका पैर फिसल गया। पैर फिसलने से वो ट्रेन नीचे आ गया, उसकी मौके पे ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजन मौके पहुंच गए हैं उसके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये अहम खबर आपको हम बता दें, और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां यूपी में मनाया जाएगा यूपी दिवस और 24 से 26 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान होंगे कई सारे बड़े आयोजन। यूपी का नाम बढ़ाने वाले 26 जनवरी को सम्मानित होंगे। विभिन्न आयोजनों में लाभार्थियों को मिलेगी टूल किट। कृषि, खेल, समाज कल्याण और पर्यटन संबंधित विभाग करेंगे आयोजन। मुख्य आयोजन लखनऊ, नोएडा और दिल्ली में होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें,
यूपी का नाम बढ़ाने वाले होंगे 26 जनवरी को सम्मानित। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं लखनऊ से, जहां अयोध्या जाने वाले रास्तों पर कहीं न दिखे अवरोध। कमिश्नर ने संबंधित विभागों की समय सीमा निर्धारित की है और खराब स्ट्रीट लाइट दुरुस्त कर दी जाएं। हाईवे को संवारने के लिए कमिश्नर ने निर्धारित समय सीमा कर दी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें। और सड़क पर अनावश्यक बिजली के लगे खंभों को हटाने के आदेश दिए जाने की बात सामने आई है। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं। सड़क को कई स्थानों पर पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई चौड़ा करेगा। तो ये अहम खबर आपको हम बता दें। लखनऊ से खबर है, उधर जाने वाले रास्तों पर कहीं भी अवरोध न दिखे, इसको लेकर साफ तौर पर विशेष तैयारियों की बात सामने आई है। और खराब स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त किया जाए। कमिश्नर की ओर से ये निर्देश भी साफ तौर पर सभी को दे दिए गए हैं और हाईवे को संवारने के निर्देश भी मिल चुके हैं। और अयोध्या में राम मंदिर को लेकर आपको बता दें कि तैयारियां बेहद तेजी के साथ में, सड़क मार्ग से जाने वालों को कोई दिक्कत ना हो ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। और सड़क पर अनावश्यक बिजली के लगे खंभों को हटाने के आदेश की बात सामने आई है। सड़क को कई स्थानों पर पीडब्ल्यूडी एनएचएआई चौड़ा करेगा। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां कमिश्नर ने संबंधित विभागों की समय सीमा निर्धारित कर दी है। बड़ी खबर, हाईवे को संवारने के लिए कमिश्नर ने समय सीमा निर्धारित कर दी है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां लखनऊ के प्रमुख मार्ग का बदलेगा यातायात। रिंग रोड स्थित खुर्रमनगर में बदला जाएगा यातायात। हम जानकारी आपको हम बता दें, और 11 दिनों तक खुर्रमनगर जाने वाली गाड़ियों पर बदलाव और 7 से 17 जनवरी तक रूट बदलेगा। खुर्रमनगर में बन रहे फ्लाईओवर निर्माण से बदला रूट, रिटेनिंग वॉल, सर्विस लेन का होगा कार्य। सीतापुर की तरफ से आने वाली गाड़ियों का होगा डायवर्जन। इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से जगरानी जाने के लिए बदला रूट। तो रूट बदले जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और रिटेनिंग वॉल को लेकर अहम जानकारी, वहीं आपको बता दें कि टेढ़ी बुलिया चौराहे से विकासनगर की तरफ डायवर्जन होगा। इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से जगरानी जाने वाले रूट को लेकर भी कुछ अहम बातें सामने आई हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ के प्रमुख मार्गों को लेकर कुछ अहम बात सामने आई है। रिंग रोड स्थित खुर्रमनगर में यातायात बदला जाएगा और 11 दिन तक खुर्रमनगर जाने वाली गाड़ियों पर बदलाव होगा। 7 से 17 जनवरी तक बदला रहेगा रूट।
और ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, खुर्रमनगर में बन रहे फ्लाईओवर निर्माण से रूट बदले जाने की बात सामने आई है। रिटर्निंग वॉल सर्विस लेन का कार्य होगा। और लखनऊ से अगली खबर आपको हम बता दें, जहां पर आपको बता दें कि इसी बीच लखनऊ से एक अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर एनयूजे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज होगी। बख्शी का तालाब में आयोजित की जाएगी बैठक और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक होंगे मुख्य अतिथि। परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभात दयाशंकर सिंह होंगे शामिल। राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति समेत अन्य मंत्री भी रहेंगे और एसआर कॉलेज में आयोजित की जाएगी बैठक। विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि व पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभात दयाशंकर सिंह भी शामिल होंगे और राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति समेत अन्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीलीभीत में कड़ाके की ठंड का सतम देखने को मिला है और ठंड में चेयरमैन ने 10 वार्डों में लगवाए अलाव। हाईवे किनारे जगह जगह पर अलाव लगे हैं। ठंड से बचने के लिए गरीबों को कंबल दिए गए हैं। रैन बसेरे का भी इंतजाम किया गया है। रैन बसेरों में ठहरने का उचित प्रबंध भी कराया गया है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। बरखेड़ा नगर पंचायत में ठंड को लेकर क्या व्यवस्था है आप? देखिए भाई साहब, ठंड के लिए हमने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है, जिसमें बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए सभी चौराहों पे अलाव लगवाए हैं एवं नगर वासियों के लिए हर वार्ड में 4-4, 5-5 जगह जहाँ सामूहिक जगह है, अच्छी जगह है, वहाँ पे हर तिराहे पे, हर चौराहे पे हमने अलाव लगा रखे हैं, जिससे कोई ठंड से यहाँ पे किसी को समस्या ना हो। नगर पंचायत में रैन बसेरा कितने यहाँ पर हैं? देखिए, हमारी ये छोटी नगर पंचायत है, इसमें हमेशा ही एक ही रैन बसेरा बनता है और वो हमारी नगर पालिका पंचायत कार्यालय में बना हुआ है पीछे। इसमें हमने एक कर्मचारी की ड्यूटी लगा रखी है और अभी तक 4-5 हमारे लोग यहाँ पे ऐसे आ चुके हैं, असहाय लोग आते हैं, जिनके लिए हमने जलपान से लेकर भोजन सारी व्यवस्था कराई है और अच्छी व्यवस्था चल रही है। फर्रुखाबाद से खबर आपको हम बताते हैं, जहां साप्ताहिक बाजार में सब्जी विक्रेता बेहोश हो गया। अचानक ही गश खाकर गिरा सब्जी विक्रेता और सब्जी विक्रेता की अचेत अवस्था में गिरते ही मचा हड़कंप। मौके पर लगी ग्रामीणों की भीड़। ग्रामीणों की सूचना पर थाना पुलिस और एम्बुलेंस पहुंची है। तलाशी में सब्जी विक्रेता के जेब में मिला आधार कार्ड और सीएचसी में डॉक्टर ने सब्जी विक्रेता को मृत घोषित किया है। थाना अमृतपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लगी हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की अहम जानकारी, ग्रामीणों की सूचना पर थाना पुलिस और एम्बुलेंस पहुंची है।
और थाना अमृतपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो थाना अमृतपुर क्षेत्र का है ये पूरा मामला। यह हम जानकारी आपको हम बता दें। फर्रुखाबाद से खबर, साप्ताहिक बाजार में सब्जी विक्रेता बेहोश और अचानक ही गश्त खाकर गिरा सब्जी विक्रेता, बेहोश हुआ। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त। क्या हम जानकारी आपको हम बता दें। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायबरेली से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर निर्माणाधीन पुलिया के चलते हादसा हो गया। निर्माणाधीन पुलिया के पास खाई में गिरे बाइक सवार, 20 फीट गहरी खाई में बाइक सवार गिरे हैं और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बशरावन थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। तो बिशनपुर गांव की है ये पूरी घटना। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की अहम खबर, और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सोनभद्र से खबर आपको हम बता दें, जहां पर एक व्यक्ति की हत्या हो गई और हत्या के बाद इलाके में सनसनी मची हुई है। घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची है पुलिस और मृतक लोगों के द्वारा शिनाख्त की गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची है पुलिस और घटनास्थल पर कोतवाल क्षेत्राधिकारी मौजूद। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के चूर्क सहिजन खुर्द का ये पूरा मामला है और यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां घटनास्थल पर कोतवाल क्षेत्राधिकारी मौजूद हैं और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर आपको हम प्रयागराज से बताते हैं, जहां करछना ताला ग्राम सभा पहुंचे हैं न्यायमूर्ति हाईकोर्ट और परशुराम की मूर्ति पर माला पहनाकर नमन किया है। गरीब और असहाय व्यक्तियों को कंबल बांटे हैं। कंबल पाकर खिले गरीबों के चेहरे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, कंबल पाकर गरीबों के चेहरे खिल उठे। प्रयागराज से खबर, करछना ताला ग्राम सभा पहुंचे हैं न्यायमूर्ति हाईकोर्ट। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त। क्या हम खबर आपको बता दें,
और मैनपुरी से अगली खबर, जहां सांसद डिम्पल यादव को रास्ते में मिला घायल व्यक्ति और औंछा से सैफई जाते समय घायल व्यक्ति मिला। पूर्व विधायक व कार्यकर्ताओं की मदद से भर्ती कराया गया है और विनायकपुर के पास घायल अवस्था में मिला था व्यक्ति। कोतवाली क्षेत्र के पुरोहिताना का रहने वाला घायल व्यक्ति, घायल के इलाज के डिम्पल यादव ने जिम्मेदारी उठाई है और डिम्पल यादव को रास्ते में घायल व्यक्ति मिला था जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है और इसके इलाज की जिम्मेदारी को डिम्पल यादव ने उठाई है। आम खबर आपको बता दें, विनायकपुर के पास घायल अवस्था में मिला व्यक्ति। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। कोतवाली क्षेत्र के पुरोहिताना का रहने वाला था व्यक्ति। घायल के इलाज की जिम्मेदारी खुद डिम्पल यादव ने उठाई। और विनायकपुर के पास घायल अवस्था में मिला था व्यक्ति। मामला ये था कि मैनपुरी की माननीय सांसद डिम्पल यादव जी ओंसा से सैफई जा रही थी। रास्ते में नगला भंत के बाद एक गांव पड़ता है विनायकपुर रामबाग, तो वहाँ भीड़ लगी थी। एक व्यक्ति घायल पड़ा हुआ था। माननीय सांसद जी ने उस व्यक्ति को उठवाया, मैं भी था, और एक गाड़ी अरेंज की, हॉस्पिटल भेजा। हमारा संदीप प्रधान, बांगसी, रंजीत यादव गिरोर, 4 लड़के उनको लेके आए। रास्ते में मैंने जब बात की घायल मरीज से, उन्होंने कहा मैं श्याम सुंदर सक्सेना हूँ, मौला पुरोहिताना में रहता हूँ। तो मैंने अपने सेक्टर प्रभारी अजीत सक्सेना को फ़ोन किया। मैंने भाई ये कौन है, खबर करो घर पे जल्दी। तो खबर की गई परिवार को। सांसद जी ने पूरी लगातार बात करती रही कि इनकी हेल्प करनी है, आर्थिक हेल्प करनी है। और यहाँ से फ़ोन गया कि वो सैफई जाना चाहते हैं, तो तुरंत फ़ोन किया सैफई। फिर फ़ोन गया कि नहीं वो ठीक हैं, यहीं आराम मिल जाएगा। और अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर एम्स में नए साल में मरीजों के लिए सहूलियतें मिली हैं। एम्स की इमरजेंसी में बेड बढ़े और अब 24 घंटे सर्जरी होगी। इमरजेंसी में बेडों की संख्या बढ़ाकर 40 कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और रायबरेली एम्स में 24 घंटे सर्जरी की सुविधा मिलेगी। अब 40 से 50 मरीजों की रोजाना सर्जरी हो सकेगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और रायबरेली एम्स में अब हमेशा ये सुविधा मिलने वाली है। एम्स के इमरजेंसी में बेड बढ़ गए हैं, 24 घंटे अब सर्जरी हो सकेगी। और रायबरेली एम्स में 24 घंटे सर्जरी की मिलेगी सुविधा। अब 40 से 50 मरीजों की रोजाना हो सकेगी सर्जरी। सीतापुर से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को टक्कर मारी और अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे सभी। थाना सदरपुर क्षेत्र के गुड़ैचा गांव का ये पूरा मामला है। और गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे सभी। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। अहम जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर, अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे सभी। तो सीतापुर से अहम जानकारी आपको हम बता रहे थे। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।